Hello everybody, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. In this lecture we will study here reconstruction of a partnership firm, retirement death of a partner. ये हमारा 11th लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले 10th लेक्चर तक नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग की पूरी सीरीज़ यहाँ हम कवर कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। यहाँ पर क्या है कि डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। हमने अब तक क्या पढ़ा कि हम गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिवैल्यूएशन कैसे करेंगे, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि हर तरह की जो एडजस्टमेंट है वो कैसे करेंगे एक पार्टनर को। ओके, अब वो एडजस्टमेंट होने के बाद जो एक लम सम अमाउंट यानी कि एक ओवरऑल अमाउंट दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड क्या चीज़ है, सेक्शन 37 क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जो कि फर्म के ऊपर अप्लाई होता है। ओके, तो ये बोलता है विच outgoing partner has an option to receive their interest at the rate 6%। यानी कि अगर वो चाहे तो अपना पैसा लोन की तरह कंपनी को दे सकता है, जिस पर वो 6% से इंटरेस्ट ले सकता है, तब तक जब तक कि कंपनी उसे पैसा पे ना कर दे, यानी कि टिल द डेट ऑफ पेमेंट और सच शेयर ऑफ प्रॉफिट विच हैज़ बीन एंड अर्नड विद हिज मनी, यानी कि उसके पैसे का इस्तेमाल करके जो पैसा और कमाया गया उस पर इंटरेस्ट वो ले सकता है। राइट, या तो उसे कैश दे दो साथ के साथ, या दूसरा ऑप्शन क्या है, लोन की तरह रख लो उसका पैसा और उस पर 6% का इंटरेस्ट दो। यही बात वो कहना चाह रहे हैं यहाँ। तो अब बात ये है, हिंस द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर विच इज़ एसर्टेन आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट हैज़ बीन मेड इमीडिएटली टू दी रिटायरिंग पार्टनर। या तो हम चाहें जो उसकी एडजस्टमेंट के बाद जो सम आया वो उसके अकाउंट में डाल दो, या फिर उसे क्या करो, सीधे के सीधे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, ताकि उस पर हम 6% की इंटरेस्ट, या फिर फर्म अगर ज़्यादा इंटरेस्ट देना चाहे अपनी डीड में लिखकर तो ज़्यादा भी दे सकती है, लेकिन मिनिमम क्या है, 6%। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू दी नेक्स्ट। अब क्या बात है कि वो किस किस तरह से उसे पेमेंट की जा सकती है। पहला है कि उसे पूरी की पूरी पेमेंट कैश में कर दो। कैश में करने का मतलब है रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकंड केस, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर होल अमाउंट इज ट्रीटेड एज लोन, यानी कि उसके पूरे के पूरे अमाउंट को जो उसे पे करना था उसको लोन की तरह ट्रीट करो, यानी कि अब वो कैपिटल नहीं लोन बन गया। तो लोन के लिए क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये कर देंगे। ओके, सो लास्ट जो हमारी सिचुएशन है वो क्या है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज़ अ पार्टी पेड पार्शियली पेड कैश, मतलब कुछ पैसा वो कहे कि मुझे कैश दे दो और कुछ पैसा क्या करो, मुझे लोन दे दो। तो लोन के अमाउंट को क्या करेंगे, लोन पर वो इंटरेस्ट ले लेगा और जो कैश में ला उसे क्या एज इट इज़ रखेगा। तो यहाँ बता दिया कि टोटल अमाउंट ड्यू वो तो हो जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो कैश दिया वो यहाँ आ जाएगा अमाउंट पेड, एंड रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अमाउंट ऑफ लोन ये प्रेजेंट करेगा। यहाँ तक क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट एक और जो लास्ट है सिचुएशन वो क्या है, व्हेन लोन अकाउंट इज़ सेटल्ड बाय पेइंग द इंस्टॉलमेंट, यानी कि उसे एक साथ पेमेंट ना की जाए, कुछ इंस्टॉलमेंट में, यानी कि उसके 1000 रुपये बाकी हैं तो उसे क्या किया जाए, 100 रुपये करके प्लस उसका इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट में जैसे हम कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल वैसे ही क्या होगा, ये एंट्रीज़ रिपीट होंगी जब तक कि उसे पूरी की पूरी पेमेंट नहीं कर दी जाती। तो इंटरेस्ट की अलग एंट्री और उसके लोन की अलग। फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, दोनों को चाहें तो हम एक साथ लिख सकते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ तक सभी एंट्रीज क्लियर हुई। ओके, सो अब क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल।
अब जो बाकी बचे हुए, मान लिया कि ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे जिनमें से सी चला गया, अब बचे ए और बी। तो अब जो भी काम करना है, आगे फर्म को ले जाना है, यही दोनों लेकर जाएंगे। तो इन दोनों ने क्या फ़ैसला किया कि हम एक कैपिटल बना लेते हैं कि मान लो हमें 1 लाख की ज़रूरत है। तो इन्होंने पाया कि अभी तो हमारे पास 90,000 हैं, तो ये जो 10,000 बचे तो उसको वो कैसे लाएंगे, उन्हें लाना पड़ेगा ना। तो वो उस 10,000 को अपने न्यू रेशो में लेकर आएंगे। मतलब इस पूरी कहानी का यही मतलब है कि जो भी बचे हुए पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, वो उस बचे हुए अमाउंट को अपनी एक होल कैपिटल ट्रीट करेंगे और उसे अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। यानी कि अगर 1 लाख अब फर्म की कैपिटल बची तो उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में वो रखेंगे, और अगर उनका बैलेंस कम है यानी कि उनके एक्चुअल से कम है तो वो क्या करेंगे, लेकर आएंगे। अगर एक्चुअल से ज़्यादा है तो वापस रख लेंगे अपने पास। ओके, यानी कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब दोनों ही केस की एंट्री देख लेते हैं। एक्सेस ऑफ कैपिटल, तो एक्सेस होने पर क्या किया जाएगा, विड्रॉल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और अगर कम है तो क्या किया जाएगा, बोट किया जाएगा, यानी कि पार्टनर से मंगाया जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट। अब डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर की डेथ होती है और या रिटायर हो तो सारी एंट्रीज सेम होती हैं, लेकिन एक चीज़ ये अलग आएगी कि अगर पार्टनर की डेथ हुई है तो उसे पेमेंट कहाँ तक मिलेगी, क्योंकि डेथ ये सोच के नहीं होती कि 31 मार्च को इनका पीरियड ख़त्म होगा तभी इसको मौत आए, ऐसा नहीं होता। डेथ कभी भी हो सकती है। तो हमें प्रॉफिट उसी डेट तक देने होते हैं जब तक वो इंसान जिंदा था। लेकिन रिटायरमेंट का क्या है, रिटायर तभी होगा जब लास्ट डेट हो, यानी कि उस फाइनेंशियल ईयर की। सो ये दोनों में डिफरेंस है। तो बेसिक there is a one major difference between death and retirement of a partner. While the retirement normally take place at the end of the accounting period and death place may occur at any time. ओके, तो दोनों में डिफरेंस यही समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट कि इससे प्रॉब्लम क्या अराइज होती है। प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं यहाँ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड। तो प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, वो भी मिड में, क्योंकि अगर वो जून को ही उसकी डेथ हुई और हमारा पीरियड अप्रैल टू मार्च था, तो अब हम इस मिड में ही कैसे निकाल दें प्रॉफिट, क्योंकि अभी आगे का टाइम बाकी है। कितना प्रॉफिट होगा नहीं होगा कैसे पता। तो उसका यही तरीका है जैसे हम गुडविल को पास्ट ईयर के प्रॉफिट से कैलकुलेट करते थे, उसी तरह हम अपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करेंगे। राइट, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या है कि बी, सी एंड डी 3 पार्टनर्स हैं और वो 5:1 में अपना प्रॉफिट शेयर करते थे। अब क्या हुआ कि उनका प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पिछले साल का 1 लाख रुपए। ठीक है, सो अब एक पार्टनर यहाँ से चला गया या उसकी डेथ हो गई, जो भी है। तो उसकी डेथ कब हुई, जून में, जून 30। तो अब हमें निकालना है 1 अप्रैल टू 30 जून तक उसका कितना प्रॉफिट होगा। तो उसका प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करें, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसे ही मान लिया जाए कि इस साल का प्रॉफिट होगा, और साथ में कितने टाइम तक वो जिया, यानी कि 3/12 कर देंगे हम। रेशो आ गया 3 मंथ्स उसने पूरा सर्वाइव किया 12 में से, और उसका 4/10 क्यों किया, क्योंकि यहाँ उसका शेयर 4/10 है। तो यहाँ से है 10,000, और एंट्री कैसे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ओके, एक दूसरा तरीका भी है जहाँ पर हम बिल्कुल गुडविल की तरह ही एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तीनों साल के प्रॉफिट्स अपॉन तीनों चारों जितने भी साल हैं टोटल प्रॉफिट उनका निकाल लो, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ से निकलता है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया। ओके, तो जब एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब उसमें से चंपक का शेयर कैसे निकलेगा, जितने साल उसने सरवाइव किया, साथ में मतलब जितने महीने इस साल में वो जिया, यानी कि 3/12 और उसका शेयर।
तो आंसर आ जाएगा 13,000। ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन दी यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। रिटायरमेंट एंड डेथ से रिलेटेड उससे पहले हमने पढ़ा था। ओके, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and also like this video and subscribe our channel. Thank you.